आज हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। नाम है जनजाति, जिसे हम अंग्रेजी में ट्राइब्स कहते हैं, और जो एक पिछड़े क्षेत्रों में निवास करने वाले ही लोग हैं। ये हमारा ही मानवीय समाज है, लेकिन हमसे काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम आधुनिकता के चरण में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये आज भी आदिम जीवन जी रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी के ऊपर कुछ कठोर वातावरण के जो क्षेत्र हैं उनमें निवास करते हैं, जैसे कि अत्यधिक शीत क्षेत्रों में यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में, जैसे कि एस्किमो, सिमोइड, तुंग और याकूत, इस प्रकार की जनजातियां जो है निवास करती हैं। विषुवतीय क्षेत्रों में अगर जैसे बात करें तो कांगो के क्षेत्र में पिग्मी और कालाहारी के मरुस्थल में बुशमैन लोग रहते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी के ऊपर कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में और जैसे बद्दू वगैरह, और कुछ पठारी और कुछ लोग मैदानी क्षेत्रों में भी क्या है निवास करते हैं। तो ये हमारे वर्तमान के आधुनिक मानव के समाज से क्या है बिल्कुल भिन्न समाज और संस्कृति अपनाए हुए हैं। तो हम सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण जो हमारी जनजाति रहेगी, ट्राइब्स रहेगा, वो है एस्किमो। एस्किमो जनजाति का अर्थ होता है, यानी एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। और क्यों कच्चा मांस खाते हैं? क्योंकि इनका वातावरण ही ऐसा कठोर होता है कि इन्हें कच्चे मांस के अलावा कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, यानी कि इनका जीवन शिकार यानी आखेट पर निर्भर करता है। तो क्षेत्र कौन सा है? ध्रुवीय क्षेत्रों के पास, यानी टुंड्रा क्षेत्र। लगभग लगभग 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये जो एस्किमो लोग हैं निवास करते हैं। यहाँ का वातावरण अत्यधिक कठोर है। वर्ष के लगभग अधिकतर महीनों में यहाँ बर्फ जमी रहती है। तो इन्हें जो वहाँ कृषि क्षेत्र नहीं है और ना ही कोई औद्योगिक खनन क्षेत्र नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र नहीं है जिनके आधार पे ये अपना विकास कर पाएँ। तो ये इस शीत यानी बर्फीले बर्फ़ की बड़ी चादर जो है उस चादर पे ये निवास करते हैं, और इन्हें शिकार के अलावा कोई भी भोजन उपलब्ध नहीं होता, यानी कि इनका जीवन बड़ा ही कठिनाइयों भरा है। तो हम बात करते हैं एस्किमो के सबसे पहले निवास क्षेत्र की। ये लोग अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में कनाडा के पास बैफिन द्वीप पर, हडसन, और उसके बाद में ग्रीनलैंड क्षेत्र में निवास करते हैं। एस्किमो से संबंधित ही प्रजातियां, जैसे कि एस्किमो के समान ही लेकिन उनका नाम अलग है, तो वो साइबेरिया के उत्तरी क्षेत्रों में, और जैसे कि स्कैंडिनेविया क्षेत्र में, जिसे हम स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड क्षेत्र है उसमें लैप्स कहते हैं। साइबेरिया के उत्तरी क्षेत्र के अंदर हम इसे सिमोइड, वहीं पर याकूत, तुंग और चकची नाम से जानते हैं। तो ये लोग जो हैं ये इस क्षेत्र के अंदर अपने आप को अपनी अलग विशेष पहचान को बनाए हुए हैं। तो ये लगभग क्षेत्र कौन सा है? 60 या 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। दक्षिणी गोलार्ध में ये जनजातियां नहीं पाई जाती, ना ही वहाँ ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि जलीय क्षेत्र मिलता है। इनके निवास क्षेत्र के बाद में हम अगर बात करें तो आती है यहाँ की जलवायु, कि इस क्षेत्र के अंदर जहाँ एस्किमो निवास करते हैं वहाँ की जलवायु कैसी है। तो इस क्षेत्र के अंदर अगर हम सबसे पहले शीत और ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यहाँ पर 9 महीने के लगभग शीत ऋतु होती है, जिसमें तापमान -45 डिग्री, या तट के पास में अगर देखें तो -34 से 37 डिग्री जो तापमान है सेल्सियस के अंदर उतना पाया जाता है। अत्यधिक ठंडा, अगर यूं मानो कि एक लोहे की रोड अगर उसको अगर हम हाथ में लेते हैं तो वो रोड भी क्या है हाथ से चिपक जाएगी। जैसे फ्रीजर में से अगर लोहे का जो आप एल्यूमिनियम का बर्तन जिसमें बर्फ़ जमाते हो उसे कभी हाथ से आपने देखा होगा चिपकते हुए, तो वैसे ही अत्यधिक -45 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर कोई भी लोहे की वस्तु अगर इनके पास हो तो वो हाथ से यानी कि चिपक जाए, इतना अत्यधिक शीत यानी ठंडा क्षेत्र है ये। फिर अगर हम यहाँ के ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो वर्ष में 3 महीने यहाँ ग्रीष्म काल, यानी कि जिसमें तीनों की तीनों ऋतुएं हो जाती है, जैसे कि वसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु भी यहाँ की, हमारे यहाँ का जो इंडिया का क्षेत्र है, यहाँ की जो शीत ऋतु है उससे भी क्या है ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु भी लगभग यहाँ पर तापमान 0 डिग्री से कुछ ऊपर ही आ पाता है।
यूँ मान लो 5-6 डिग्री सेल्सियस प्लस में पहुंचता है ग्रीष्म ऋतु में। अब शीत ऋतु में यहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, बर्फीली तेज हवाएं चलती है, और वर्षा जो होती है वो भी स्नोफॉल के रूप में होती है, यानी कि बर्फीली वर्षा होती है। तो यहाँ का जीवन बड़ा ही कठोर है, क्योंकि ये 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी ध्रुवों के पास टुंड्रा क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब इनके शारीरिक जो संरचना है उसकी बात कर लेते हैं। ये अगर अपने शारीरिक संरचना की बात करें तो सबसे पहले अपने हाइट की बात कर लेते हैं कि इनके शरीर की जो लंबाई है वो लगभग 150 सेमी से लेकर 160 सेमी के बीच में मिलती है। तो ये नहीं कि ये मध्यम जो ऊंचाई इनकी मिलती है, 150 से 160 सेमी के बीच मिलती है। अब बात करते हैं त्वचा के रंग की। इनकी त्वचा का रंग जो है हल्का पीलापन लिए हुए होता है, ठीक है। इनकी त्वचा जो है वो हल्की जो है पीले रंग की होती है। अब बात करते हैं हम इनके चेहरे की। इनका चेहरा जो है वो क्या होता है, सपाट होता है और गोल होता है। इनका चेहरा सपाट, गोल और चौड़ा होता है। इनके अगर अपने नाक की बात करें तो इनकी नाक जो है वो भी क्या है, चौड़ी, सपाट और गोल होती है। इनकी आंखों की बात करें तो इनकी आंखें गहरी होती है, थोड़ी सी अंदर की ओर होती है, और जो कत्था है, कत्थे के समान इसका अंदर का जो है वो कलर होता है। इनकी आंखें कुछ क्या होती है, तिरछी होती है, यानी कि पलकें जो है वो तिरछी खुलती है, ठीक है। इनकी आंखें कुछ तिरछी होती है। अब इनके बालों की बात कर लें तो इनके बाल वैसे तो काले ही होते हैं, लेकिन बड़े ही भद्दे होते हैं। देखने में क्या है, भद्दे होते हैं, यानी कि ये लोग कभी नहाते नहीं हैं, तो इनका इफेक्ट हो सकता है काफ़ी लंबे समय से इनके बालों में पड़ता है, और ये बाल दिखने में बड़े भद्दे होते हैं, होते काले ही हैं। अब इनके अगर जबड़े की बात करें, जबड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है, हमारे इस जबड़े से थोड़ा सा क्या है, ऊंचा उठा होता है, यूं बाहर की ओर भी निकला होता है। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इन्हें एक प्रजाति से अगर अपने संबंधित माने तो वो प्रजाति है मंगोलाइड प्रजाति। जो एस्किमो लोग हैं इनका संबंध जो है वो एशिया, ऐसा माना जाता है कि इनका उत्पत्ति स्थल एशिया है, और एशिया से ये अमेरिका के उत्तरी छोर में पहुंचे हैं। अब अपने इसकी चारित्रिक विशेषता की बात करें तो ये लोग बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी क्या है, स्थिर रहते हैं। ये बड़े ही गंभीर होते हैं और अपने विवेक और बुद्धि से बड़े अडिग होते हैं, यानी कि ये बड़े ही सरलता से कठिनाइयों का सामना यानी कि कर लेते हैं, सक्षम होते हैं। ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते और चोरी नहीं करते। इनका स्वभाव बिल्कुल क्या है, हंसमुख होता है। ये हंसमुख प्रवृत्ति के लोग हैं, बड़े सरल स्वभाव के लोग हैं, और अपने जो कोई भी व्यक्ति है उसका वहाँ पहुँचने पे बड़ा ही मतलब आदर सम्मान भी करते हैं। अब अपने अगर इनके भोजन, वस्त्र और मकान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भोजन की बात करें तो टॉपिक आता है अपना आखेट। आखेट यानी शिकार, क्योंकि इनका भोजन जो है इसी पे डिपेंड है, किस पे, आखेट यानी शिकार पर। और आखेट को हम भी क्या है, 3 भागों में बांटेंगे, शीतकालीन, बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं शीतकालीन आखेट पर। आपने देखा कि शीतकाल का मौसम है, 9 महीने लगभग बर्फ पड़ती है, ये क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। तो इस क्षेत्र के अंदर शीत ऋतु में इनके सामने कुछ भी नहीं है, केवल है तो जलीय क्षेत्र, और वो भी ऊपर से बर्फ से ढका रहता है। अंदर सील मछलियां हैं जो श्वास लेने के लिए जगह जगह क्या है, छिद्र बनाती है। उसी बर्फ में जगह जगह क्या बनाती है, छिद्र बनाती है। और ये लोग जो हैं उस छिद्र के पास पहुंचते हैं, 2 विधियों से शिकार करते हैं। एक को माउपाक कहते हैं, एक को इतुरपाक कहते हैं। जो माउपाक विधि है उसमें क्या करते हैं, जो पहले तो ये इस छिद्र को खोजते हैं जहां पर सील मछली बार बार श्वास लेने के लिए आती है, क्योंकि सील मछली एक नहीं अनेकों छिद्र करती है और प्रत्येक में बारी बारी से श्वास लेने के लिए पहुंचती है। तो ये लोग बड़े ही चालाकी से उस छिद्र के पास में पहुंचते हैं और उस छिद्र में जो है एक जैसे हड्डी का टुकड़ा उसमें लगा देते हैं। और जब सील मछली श्वास लेने के लिए आती है तो ये बड़े ही तीव्रता से क्या है, अपने हारपुन जो इनका भाला है, उस भाले से सील मछली के शरीर में वो घोंप देते हैं, उस सील मछली का शिकार कर लेते हैं। तो इस विधि को कहते हैं माउपाक विधि।
जिसमें एक हड्डी का टुकड़ा या अन्य पदार्थ जो है उस छिद्र में रखा जाता है और वो उस सील मछली के आने का सूचक होता है, और वो जैसे उन्हें महसूस होता है कि सील मछली यहाँ पहुँच चुकी है, वो शिकार कर लेते हैं। दूसरी विधि है इतुरपाक विधि। इतुरपाक विधि के अंदर जो है, यानी कि जो पहली विधि थी माओपाक, उसका मतलब था प्रतीक्षा करना, वो प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी विधि है इतुरपाक, जिसमें क्या होता है कि अगर दो छिद्र उन्हें मिल जाते हैं या स्वतः ही वो दो छिद्र कर देते हैं, जिसमें क्या होता है एक छिद्र में तो वो उस सील मछली को भोजन का लालच देते हैं, यानी कि हो सकता है उसमें मांस का टुकड़ा लगाते हैं, तो वहां पर क्या है, शायद वो किनारे का हिस्सा होगा, ठीक है, जो दो ओर से बिल्कुल, ठीक है, खाड़ी नुमा क्षेत्र होगा। तो अगर उस क्षेत्र में वहां सील मछली के लिए भोजन रखते हैं, दूसरे छिद्र से दूसरा व्यक्ति जो है वो निगरानी करता है, और कुछ ही देर में अगर मछली जो भोजन खाने के लिए आ जाती है तो पहला व्यक्ति उसे क्या है, संकेत देता है, और दूसरा व्यक्ति संकेत पाते ही उस सील मछली पे हमला कर देता है। तो इस विधि से, यानी कि जो शिकार किया जाता है, इसे इतुरपाक कहा जाता है। तो शीत ऋतु के अंदर तो केवल सील मछली ही भोजन है, और सील मछली का जो महत्व है वो एस्किमो लोगों के लिए बड़ा ही है, ठीक है। तो इनके लिए महत्व बहुत ही, ये जो सील मछली बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इनकी हड्डियों से ये नाव बना लेते हैं, इनकी चर्बी से ये जो है ये अपने घरों को गर्म रखते हैं जलाकर, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी सील मछली की जो चमड़ी है, उससे जो इसका जो सील मछली से जो चमड़ा प्राप्त होता है, उसको ये अपने जो इग्लू इनका मकान है उसकी अंदर की तरफ क्या है, रस्सियों से धागों से बांध कर उसको गर्म रखते हैं, ठीक है। अन्य भी उपयोग है। अब देखिए, अब अपने बात करते हैं बसंतकालीन आखेट की। अब जो शीतकाल के 9 महीने हैं समाप्त हो जाते हैं, और अब धीरे धीरे क्या है, बर्फ पिघलने लगती है। अब जहाँ से मछलियाँ श्वास लेने के लिए आती थी, वहाँ कुछ क्षेत्र खुला मिलता है। ये लोग जो हैं अपने कुत्तों के साथ में, एस्किमो लोग अपने कुत्तों के साथ में जो है वो सील मछली के शिकार के लिए निकलते हैं। इस शिकार को वैसे उतोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उतोक कहा जाता है। और ये लोग जब सील मछली का शिकार करने के लिए पहुंचते हैं, तो सील मछली जो है वो बाहर आकर उस समय क्या है, बसंत ऋतु में क्या करती है, बाहर आकर धूप सेकती है, और उस धूप सेकती हुई सील मछली के पास में बड़ी ही चतुरता से ये क्या है, पहुंच जाते हैं, और नज़दीक पहुंचकर क्या है, अचानक से ही उसका शिकार कर लेते हैं। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? उतोक कहा जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, तीसरा मौसम कौन सा आ गया? ग्रीष्म काल का मौसम। ग्रीष्म काल के मौसम में कुछ थोड़ी बहुत वनस्पति इस क्षेत्र में उगने लगती है, जैसे लाइकेन, काई, और कुछ जो है फूल वगैरह, यहाँ पर पौधे वगैरह उग जाते हैं। जिन क्षेत्रों में बर्फ पड़ती है वहाँ पर ये उगने लग जाते हैं। अब इस क्षेत्र में इन्हें खाने के लिए, यानी कि जो फूल फल वगैरह, इनको खाने के लिए जो है वो रेंडियर और कैरिबो के झुंड आते हैं। दूर दूर से इस क्षेत्र में जो कैरिबो है और रेंडियर है, उनके झुंड आया करते हैं, और एस्किमो जो है उनका शिकार करते हैं। अपने जो कई बार क्या है, अभी तो वर्तमान में बंदूक वगैरह का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन पहले ये सिर्फ भाले का इस्तेमाल करते थे, और अपने इनके पीछे जो है ये कुत्तों को छोड़ा करते थे। कुत्तों की सहायता से भी इनका शिकार करते हैं, करीबों का भी शिकार करते हैं, रेंडियर का भी शिकार करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर इन्हें खरगोश इस समय मिल जाते हैं, बतख है, हंस है, और अन्य छोटी बड़ी चिड़िया भी इन्हें क्या है, मिल जाती है। तो ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर ये जो है काफ़ी मात्रा में शिकार करने लग जाते हैं। और महिलाएं जो है इस समय जो है वो कुछ थोड़ा बहुत बेर वगैरह और कुछ जड़ें वगैरह यहाँ इकट्ठे कर लेती है, ताकि ये आगे शीतकाल के लिए कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए रख सकें। हालांकि शीतकाल के अंदर इन्हें जो लंबा समय जो है वो भोजन के लिए बड़ा ही प्रयास करना पड़ता है, मिलता ही नहीं है। तो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको क्या है, भूखा ही मरना पड़ता है। इस क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों को भूखा मरना पड़ता है, क्योंकि भोजन जो है उसका अभाव हो जाता है शीतकाल के अंतिम समय के अंदर, और ये लोग जो हैं वो भूखे मर जाते हैं। अब इसके बाद में, भोजन के बाद में बात करते हैं तो हम वस्त्र की बात करते हैं। भोजन के बाद में बात करेंगे हम इसकी, वस्त्र की। ये लोग वैसे तो सील मछली के भी जो चमड़ा है उसका वस्त्र बना सकते हैं, लेकिन सील मछली के चमड़े से भी हल्का मिलता है कौन सा? कैरिबो का चमड़ा।
कुछ क्षेत्र में कैरिबो का चमड़ा मिल जाता है, उससे ये काट कूट के क्या है उसको और उसकी सिलाई करके, यानी सील की जो तांत है उसको धागे नुमा इस्तेमाल करके क्या है उसको सिलाई करके वो एक अच्छा वस्त्र जो है वो जर्सी नुमा जो है पुरुष पहनते हैं, जिसे तिमिया कहते हैं, ये बना लेते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र में जहाँ पर जो कैरिबो नहीं मिलते, उस क्षेत्र के अंदर जो ये जनजातियाँ जो है वो जो समूर है, भालू की जो फरदार खाल है उसका उपयोग करते हैं। भालू की जो फरदार खाल है उसका उपयोग अपने शरीर को ढकने के लिए करते हैं, यानी कि प्रकृति से बहुत बड़ा ये अनुकूलन कर पाते हैं, यानी कि अपने आप को ये संजोश यानी उससे कवर कर लेते हैं। उससे क्या है शीतकाल में ये अत्यधिक बर्फीली ठंडी हवाओं से, आंधियों से बच जाते हैं। एक हाँ ये चश्मा जो है शीतकाल के अंदर बनाते हैं। वालरस की जो वैसे इस क्षेत्र के अंदर एक मिलता है वालरस, वालरस समुद्री जीव है और उस वालरस की हड्डियां जो है उससे वो एक चश्मा बना लेते हैं, ठीक है। आंखों के आगे जो है एक कवच लगा लेते हैं ताकि धूल भरी आंधियों से वो बच सके। और तेज धूप पड़ती है, जो धूप है चमक है वो सूर्य की चमक जो हालांकि काफ़ी तिरछी होती है, सूर्य जो है वो ग्रीष्म काल के अंदर भी बहुत ही एंगल पे झुका होता है, तो इन्हें उसकी जो चमक है उसका सामना करना पड़ता है। जो बर्फ़ पे चमक पड़ती है वो आंखों में तेज पड़ती है, तो उससे बचने के लिए ये वालरस की हड्डियों से एक चश्मा यानी कि कवच बना लेते हैं आंखों के आगे, जिससे ये धूप से यानी कि उसकी चमक से बच जाते हैं। अब अपनी बात करते हैं इनके भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, अब मकान की बात करते हैं। मकान भी इनके दो भागों में बांटेंगे अपने, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। अब शीतकाल की बात कर लेते हैं। शीतकाल के अंदर बर्फ ही बर्फ होती है चारों ओर और किसी प्रकार की कोई लकड़ी वगैरह उपलब्ध नहीं होती है, तो ये लोग कहीं पर भी अपना जो है वो जो मकान बना लेते हैं बर्फ का, उसे इग्लू कहते हैं। हालांकि ये कुछ ही समय के अंदर घंटे या 2 घंटे के अंदर ये इग्लू तैयार कर लेते हैं, तो उसको काटने के लिए बर्फ का भी बनाते हैं, बर्फ की जो सिलाएं हैं उसको काट लेते हैं, काटने के लिए वालरस, ठीक है, या व्हेल की जो हड्डियां उसका इस्तेमाल करते हैं। और इनको जो है ये बर्फ के जो टुकड़े हैं उनको इस प्रकार से ये लगाते हैं या लगाते हैं कि भी ये एक गुंबद नुमा जो है आकृति बन जाती है, आपके सामने है। इस प्रकार की आकृति बनाने के लिए बार बार क्या करते हैं, ये बर्फ के टुकड़े के ऊपर टुकड़े रख कर क्या है एक मजबूत जो है वो बर्फ की शिला से ही एक गुंबद नुमा, छतरी नुमा आकार का एक लगभग अंदर से जिसका व्यास जो है वो 5 या 6 मीटर व्यास यानी कि 4 मीटर के करीब इनका व्यास हो जाता है, और यही लगभग 2.5, 3, 3.5 मीटर के करीब इनकी ऊंचाई होती है। यानी कि इनका जो इग्लू है अंदर से भी क्या है हमारे रूम के बराबर, लगभग इस रूम के ही बराबर होता है। और ये एक इग्लू के बाहर निकलने और अंदर जाने के लिए एक जो है वो दरवाज़ा छोड़ते हैं, और ये दरवाज़ा जो है गेट जो है इसके अंदर ये प्रवेश रेंग कर करते हैं, यानी खिसकते हुए करते हैं। वो क्यों ये छोटा रखते हैं, ताकि जो ठंडी हवाएं हैं वो इसके अंदर आसानी से जो न पहुंच पाए। इग्लू के अंदर ये लोग जो हैं ये चमड़ा जो है उसको रस्सियों से बांध देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कुछ गर्मी करने के लिए भी सील मछली की चर्बी को ये जलाते हैं। और अगर हम इसके अलावा देखें ग्रीष्मकालीन इनका आवास कैसा होता है, कुछ बर्फ पिघल जाती है, तटवर्ती क्षेत्रों पे ये पहुंचते हैं, शिकार करते हैं, वहां पर तंबू जो है वो सील मछली, व्हेल मछली, इनकी हड्डियों से ही क्या है कुछ लकड़ी का इस्तेमाल करके ये क्या है तंबू बना लेते हैं, उसको मढ़ा जाता है, बिल्कुल कवर किया जाता है, जिसमें हाँ ये लोग जो है कैरिबो की और भालू की खाल का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैरिबो और भालू की खाल से जो ये तंबू बनाते हैं उस तंबू को ये ट्यूपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूपिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके उपकरणों की या परिवहन के जो साधन हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ये लोग जो है सबसे जो मैंने महत्वपूर्ण माना है तो वो है स्लेज गाड़ी। तो ये लोग जो है स्लेज गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। स्लेज गाड़ी जो है वो व्हेल स्लेज बनाई जाती है जो बर्फ पे स्लाइड करती हुई आगे की ओर चलती है, खिसकती हुई आगे की ओर चलती है, जिसे कभी कभी जो है वो कुत्ते खींचते हैं, और लंबी दूरी के लिए जो है रेंडियर को इनमें लगाया जाता है। स्लेज गाड़ी का जो अंतिम सिरा है वहाँ पर जो रेंडियर है, 12 सिंगा है, उसके जो है सिंगों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं इनके अंतिम सिरों पर यही लगाए गए हैं। इनको खींचता कौन है? तो ये इनको जो छोटी दूरी के लिए और तेज
दौड़ने के लिए तो कुत्ते खींचते हैं, लंबी दूरी के लिए और धीमे चलने के लिए रेंडियर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये लोग हालांकि कुत्तों का कुत्तों पर सवारी भी कर लेते हैं, लेकिन रेंडियर पर सवारी ये लोग नहीं करते हैं। अब अगर हम इनके दूसरे उपकरण की बात करते हैं तो वो है कयाक। कयाक और उमियाक दो नावें हैं। कौन सी नाव है? एक तो है कयाक और एक उमियाक। कयाक जो नाव है वो पुरुषों द्वारा और उमियाक जो है वो स्त्रियों द्वारा बड़ी नाव का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कयाक छोटी नाव है, लगभग 6 मीटर लंबी। कयाक जो है वो पुरुषों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। छोटी नाव है, लगभग लंबाई में देखें तो 6 मीटर के करीब जो है उसकी लंबाई होती है। ये जो नाव है इसका इस्तेमाल जो है वो शिकार, इन छोटे शिकार करने के लिए किया जाता है। विशेषकर देखें तो सील मछली वगैरह का शिकार किया जाता है। दूसरी नाव जो है वो व्हेल की हड्डियों की बनी होती है, उमियाक। स्त्रियां इस्तेमाल करती है। कई बार इनको क्या है जो शिकार का जो जितना भी उपलब्ध जो है माल, उसको इसके द्वारा जो है अपने क्षेत्रों में पहुंचाया भी जाता है। तो उमियाक जो है वो व्हेल मछली की बनी होती है। उमियाक स्त्रियां इस्तेमाल करती है अधिकतर। तो ये कयाक और उमियाक नाव है। ये लोग अगर ईंधन की बात करें तो ईंधन के रूप में सील मछली की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। तो सील मछली की चर्बी को ये जलाकर जो है अपने मकानों को गर्म रखते हैं। और अब बात करते हैं इनके समाज की। ठीक है, समाज और संस्कृति की। तो ये इनका जो समाज है ये पितृवंशीय समाज है। यानी कि इनमें प्रमुख स्थान जो है, मुखिया जो है वो भी क्या है, पिता होता है। अब देखो इसमें जो है सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति जो है वो वहाँ बुजुर्ग, सबसे अधिक आयु का जो व्यक्ति होता है वो यहाँ पर क्या है, अत्यधिक सम्माननीय व्यक्ति होता है। इस व्यक्ति को जो है वो कोई भी प्रोग्राम, अगर यहाँ प्रतियोगिता रखी जाती है या कोई भी उत्सव मनाया जाता है तो उसका जो अध्यक्षता करता है वो बुजुर्ग व्यक्ति या सबसे अधिक आयु का व्यक्ति ही करता है। ये एस्किमो जितने भी शिकार करके लाते हैं वो शिकार उस जो मुखिया है इनका उसके सामने रखा जाता है। और जो मुखिया है उसकी पत्नी सभी के अंदर ये जो सभी महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के अंदर बराबर मात्रा के अंदर इस खाद्यान्न पदार्थ को बांटती है। ठीक है, इस मांस को वगैरह को बांटती है। तो ये लोग बड़े ही मतलब बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और उत्सवों में भी। और यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती है जिसमें क्या है, जादू की प्रतियोगिता होती है और एक शिकार की प्रतियोगिता होती है। हालांकि कुश्ती वगैरह इस प्रकार के प्रोग्राम भी यहाँ पर रखे जाते हैं। अब अपने बात करते हैं आधुनिकता से संपर्क की। अगला पॉइंट क्या है अपना, आधुनिकता से संपर्क। आधुनिकता से संपर्क के अंदर ये लोग आज भी काफ़ी हमसे क्या है संपर्क बहुत ही कम बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका और यूरोप के स्थानीय लोगों से जो है इनका थोड़ा बहुत संपर्क होने लगा है। कुछ क्षेत्रों में ये मौन व्यापार भी करने लगे हैं। यानी कि ये अपने क्षेत्र की कोई विशेष वस्तु जो है वो आपस में क्या है, अदला बदली कर लेते हैं दूसरे क्षेत्र के सभ्य लोगों से। यानी कि ये रात्रि के समय वहाँ पर सामान रखते हैं और दिन में जो है वहाँ अपने दूसरे क्षेत्र के लोग वहाँ पर उसको चेंज कर लेते हैं, फिर ये उसको ले जाते हैं। आपस में बातचीत नहीं करते। ये लोग विशेषकर आजकल देखें तो भालू की जो है वो समूर, यानी कि जो फरदार खाल है उसको हमारे इस क्षेत्र में क्या है, बेचने लग गए हैं। आजकल ये लोग जो है भालों की जगह बंदूकों का इस्तेमाल करने लगे हैं और अग्नि शस्त्रों का भी प्रयोग करने लगे हैं। आग्नेय शस्त्रों का, यानी कि कुछ जो है वो गोला वगैरह या जो बारूद वाला जो है वो इस्तेमाल, बम वगैरह इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर इसके अलावा देखें तो इन लोगों का जो वर्तमान से संपर्क है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ ही समय के अंदर ये जो 10 लाख जो एस्किमो लोग हैं और जो 10,000 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ये शायद हमसे क्या है 21वीं शताब्दी के अंत तक ये हमसे क्या है जुड़ जाएंगे। और ये 10 लाख लोगों की जो संख्या है वो नाम मात्र क्या है, किताबों में ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो ये एक हमारी पृथ्वी के ऊपर ये विशेष प्रकार की जो है एक संस्कृति देखने को मिलती है। अगर आप भी इसे देखेंगे वहाँ पहुँचकर, अगर हो सके तो ठीक है कभी, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि किसी दूसरी दुनिया में पहुँच चुके हैं। हालांकि ये हमारा ही आदिम स्वरूप है। हम ही किस प्रकार से प्राचीन काल में जिया करते थे, तो ये हमें क्या है जो है सीख है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।